नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं। भागवत के बयान पर जमकर घमासान। बिहार के बक्सर में भारी बवाल, किसानों ने मांगा मुआवजा तो पुलिस ने बरसाई लाठियां। लाठीचार्ज के बाद भड़के किसान। एफसीआई में हुआ बड़ा घोटाला, सीबीआई ने की 50 जगहों पर छापेमारी। 60 लाख से ज्यादा कैश बरामद। डीजीएम राजीव मिश्रा गिरफ्तार। राहुल गांधी के बयान पर तांडव, कौरव वर्सेस पांडव। एक बार फिर राहुल गांधी अपने बयान में फंसे, बीजेपी ने खोली पोल। नेपाल के प्रधानमंत्री बनते ही प्रचंड ने भारत के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। लिपुलेख कालापानी को बताया अपना हिस्सा। आज की सबसे पहली खबर में बात आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बड़े बयान की, जिसको लेकर जमकर घमासान मचा है। मोहन भागवत ने कहा कि देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। भागवत ने सीधा और साफ कहा कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहन भागवत के इस बयान पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वालों को जबरदस्त मिर्ची लग गई। भागवत के बयान पर हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान की रहना चाहिए पर कपिल सिब्बल ने तंज कसा और कहा इंसान को भी इंसान ही रहना चाहिए। तो वहीं संजय राउत ने कहा ना करे हिंदू मुसलमान वरना फिर टूट जाएगा हिंदुस्तान। ओवैसी साहब तो आग बबूला हो गए। ओवैसी ने तुरंत बयान पर पलटवार कर कहा मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत होते कौन है। मोहन भागवत के बयान पर क्यों घमासान छिड़ गया है, बताइए। ये किस तरीके से इनके दिमाग को पाला मार दिया है। अगर आरएसएस चीफ ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, तो सेकुलर गैंग को तो खुश होना चाहिए कि चलो भाई झगड़ा खत्म हुआ। मोहन भागवत कह रहे हैं भाई हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही रहेगा, सारे लोग यहां पे रह सकते हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो खुशी मनाने का बयान है जी। लेकिन इनको लग गई है मिर्ची। दरअसल दिक्कत क्या है? व्हाट मिस्टर भागवत हैज सेड, उन्होंने स्पेड को स्पेड बता दिया कि ये जो मुस्लिम उलमाओं में जो कुछ कट्टरपंथी हैं, उनकी तरफ से ये जो कहा जाता है कि इस्लाम सबसे बेस्ट धर्म है। अच्छा ठीक है, आप मानते हो, आप मानो। कोई बौद्ध होगा वो कहेगा कि भाई बुद्ध धर्म सबसे बेस्ट है। जो हिंदू हैं वो कहेंगे भाई हिंदू सबसे बेस्ट धर्म है। लेकिन ये धर्म तो प्राइवेट स्फीयर का मसला है ना। होता यह है कि भोंपू लगा करके ये लोग उसके ऊपर राजनीति करते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने यहां पे राज किया है, 100 साल के बाद फिर हम राज करना शुरू कर देंगे। अभी एक मौलाना का बयान आया जिसमें उसने कहा कि 100 साल के बाद हमारी सरकार होगी, हमारा ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, हमारा ही प्रधानमंत्री होगा, तो हम ये जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वहां पे बुलडोजर चला देंगे, फिर से बाबरी मस्जिद बना देंगे। कपिल सिब्बल के मुंह में दही जम गई थी या ओवैसी के मुंह में लकवा मार दिया था? उस समय यह नहीं पूछा गया कि वो मौलवी होता कौन है इस तरह की बातें कहने वाला? दिक्कत क्या है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह ट्रीट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज और उसके साथ का जो पूरा इकोसिस्टम, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये दलाल पत्रकारों का जो पूरा जत्था है, वो मुसलमानों के अंदर ये खौफ डालना चाहता है कि आरएसएस बीजेपी उनके दुश्मन हैं। और जब आरएसएस प्रमुख खुद कह रहे हैं कि इस्लाम को हिंदुस्तान में कोई खतरा नहीं है, तो वो कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं और इनको उससे समस्या हो रही है। हिंदुस्तान में इस्लाम भी सुरक्षित है, हिंदुइज्म भी सुरक्षित है, सभी धर्म सुरक्षित हैं। यही तो सेकुलरिज्म का सबब है।
दुनिया का अकेला मुल्क है हिंदुस्तान जहां इस्लाम के तमाम 72 फिरके वो हिंदुस्तान में मौजूद है। लेकिन इन राजनीतिज्ञों को जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इन्होंने अपनी आत्मा को जिन्होंने दफन कर दिया है, उनको तो इस तरह के बयान से प्रॉब्लम होगी ही। जी, अब बात बिहार के जंगल राज की, जहां बक्सर जिले में भारी बवाल मचा है। बिहार में जहां पहले छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई गई और अब किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। दरअसल पिछले 2 महीने से किसान मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, पर देर रात आंदोलन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आधी रात को किसानों के घरों में घुसकर उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, जिसके बाद आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और बसों में आग लगा दी, पुलिस की गाड़ियों को भी फूंक डाला। इस बीच जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस घटना के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल मैटर है, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये बिहार में अन्नदाताओं के साथ क्या हो रहा है? देखिए, ये जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बड़े भोले हैं। दिल्ली में किसान प्रदर्शन करते हैं तो बयान जारी करने में पीछे नहीं रहते जी। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो और भी भोले हैं। पंजाब हो, वहाँ के किसान हो, दिल्ली में आंदोलन होता है, अपने लोगों को भेजते हैं, टेलीविज़न पे डिबेट करते हैं कि ओ माय गॉड, किसानों के साथ कितनी बड़ी समस्या हो रही है। ये जो बिहार के किसान हैं वो क्या मांग कर रहे हैं? आपने उनकी ज़मीन अधिग्रहित की है, मुआवजा मांग रहे हैं। महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। आप डंडे चला दोगे? डंडा चला देने के बाद डिप्टी सीएम बोलता है कि भाई हमें मालूम नहीं है। तो ये तो बिहार में जंगल राज तो वैसे ही आ गया है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे तो पिटाई, टीचर प्रोटेस्ट करे तो पिटाई, आंगनवाड़ी की महिलाएं प्रोटेस्ट करे तो पिटाई। तो इन लोगों ने सोच लिया है कि कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट होगा उसके ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ डंडा ही बरसाएंगे, क्योंकि काम करने के लिए तो कुछ है नहीं। लोगों को कुछ सहायता मिल जाए, लोग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, कुछ नौकरी मिल जाए, उसके लिए तो कुछ है नहीं। लेकिन खैर, मार पिटाई तो हो गई। ये दलाल किस्म के ब्लैकमेलर्स जो दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, जो बहुत छाती पीटते हैं किसान के नाम पे जी। ये वामपंथी कहाँ है? सरकार में शामिल है वहाँ पे। और ये टिकैत का कोई बयान क्यों नहीं आया? मतलब ये किसान के साथ कोई समस्या हो और वहाँ बीजेपी की सरकार हो तो सारे लोग अन्नदाता छाती पीटेंगे, और जहां इनकी सरकार हो, जहां कांग्रेस की सरकार हो, जहां समाजवादियों की सरकार हो तथाकथित, वहां इस तरह की, इसको कह सकते हैं कि इस तरह का शर्मनाक वाकया हो तो कोई इसके ऊपर कोई जवाब देने वाला, कोई सवाल पूछने वाला नहीं होगा। तो ये समझिए कि भाई किसान सिर्फ मुद्दा है इन लोगों के लिए। ये सब राजनीति करने में मग्न है। किसी को आंदोलन करके पैसा चाहिए तो वो दिल्ली में करेंगे, और कोई किसान के नाम पे वोट कैसे मिल सके उसकी राजनीति करेंगे। जी, अब बात उजागर हुए एक नए घोटाले की। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई में बड़ा घोटाला सामने आया है। घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के 50 सेंटर्स पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अलग अलग सेंटर्स पर केस से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, साथ ही 60 लाख रुपए और सोना भी मिला है। मामले में एफसीआई से जुड़े 74 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सीबीआई ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपी एफसीआई के डीजीएम राजीव कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद की है। राइस मिल मालिक और अनाज जमा करने वाली कंपनियां घटिया क्वालिटी का अनाज और चावल खरीदकर एफसीआई को ऊंचे दामों पर बेचते थे। ये पूरी धांधलीबाजी एफसीआई अधिकारियों की मदद से चल रही थी। क्या है ये घोटाला? देखिए, ये घोटाला तो कई सालों से चला आ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है कि आपने पूरे सिस्टम को सड़ा गला दिया। पीडीएस सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत गरीबों को अनाज दिया जाता है, वहाँ अनाज कहाँ से आता है? तो ये एफसीआई से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से।
यही अनाज हर जगह से खरीदते हैं। अब पीडीएस सिस्टम को मोदी सरकार ने कई राज्यों में तो ठीक कर दिया, पूरा डिजिटलाइज हो गया, तो एक जो भ्रष्टाचार का जो अड्डा था, जो गलत तरीके से जो मैल प्रैक्टिसेस थे, उस पर तो कंट्रोल किया गया। लेकिन कंप्लेन 6 महीने पहले आई थी जिसमें ये बताया गया कि तो पूरा नेक्सस है, ये लोग सड़ा गला अनाज खरीदते हैं और एफसीआई में जाकर के बेच देते काफी ऊंची कीमत पे। और ये काम कौन करता है? ये काम एफसीआई के अधिकारी करते हैं, बड़े बड़े टॉप से लेकर के बॉटम तक क्वालिटी कंट्रोल करने वाले लोग करते हैं। और उनका नेक्सस, ये जो अनाज खरीदने वाली बेचने वाली कंपनियां हैं, ये तमाम ये जो मंडी के लोग हैं, इनके साथ मिलके ये गोरख धंधा चल रहा था। अब 6 महीने से सीबीआई एक एक सबूत इकट्ठा कर रही थी और आज 50 जगहों पे छापेमारी की गई, 74 लोगों को पकड़ा गया। अब इसकी इनसाइड कहानी क्या है, क्यों पकड़ा जा रहा है? ये डीजीएम वीजीएम अधिकारियों को क्यों? सबका कोटा फिक्स था। ये लोग करते क्या है कि चूंकि एफसीआई की तरफ से ये देखिए एमएसपी बढ़ाओ, एमएसपी बढ़ाओ, है दलाल लोगों की काम। तो एमएसपी क्यों बढ़ाओ? तो बाजार से ज्यादा कीमत वहां मिलेगा। और आप क्या करोगे? तो आप ये काम करोगे कि भाई ये सड़े गले अनाज, पुराने घून लगे हुए जिसको कोई खा नहीं सकता, उसको आप एफसीआई गोदाम में लेके जाते हो। पर ट्रक सबका कोटा फिक्स है, किसी को 200 रुपए, किसी को 400 रुपए, किसी को 300 रुपए, क्वालिटी कंट्रोल वालों के लिए भी 100 रुपए प्रति ट्रक। और इस तरीके से हजारों हजार ट्रक जो है हर साल अलग अलग एफसीआई गोदामों में, अलग अलग राज्यों में उसकी खरीद बिक्री हो रही थी। अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। अब ये अनाज आ गया तो अच्छे अनाज फिर वापस उसको जो है किस तरीके से बंदर बांट हो, और गरीबों के लिए जो अनाज जाता था वो इस तरह के अनाज को सप्लाई किया जाता था। तो आप समझिए कि ये जो आज जो छापेमारी हुई है, केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, सीबीआई को धन्यवाद देना चाहिए कि अगर इस तरह का जो गठजोड़ है, ये जो नेक्सस है अधिकारियों और व्यापारियों का, वो खत्म होता है तो गरीब जनता के पास जो पीडीएस के जरिए जो अनाज आएगा वो अच्छे क्वालिटी का आएगा। इसलिए इस तरह की चीज़ों के ऊपर सरकार एक्शन ले रही है, ये स्वागत योग्य है। ये बहुत 60-70 साल से चले हुए सड़े गले सिस्टम को साफ किया जा रहा है। एक बात और मैं बताऊं, इसी तरह की कार्रवाई मिलावटखोरों के खिलाफ भी की जानी चाहिए। जी बिल्कुल। अब बात राहुल गांधी की, जिनसे जुड़ा एक विवाद खत्म नहीं होता कि दूसरा विवाद सामने आ जाता है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान कई बार कौरवों और पांडवों का जिक्र किया है। कांग्रेस को पांडव बताया जो न्याय और धर्म के प्रतीक है, और बीजेपी आरएसएस को, मोदी को कौरव बताया जो अन्याय और अधर्म के प्रतीक है। राहुल अपने इस बयान से बुरे तरीके से फंस गए हैं। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी कभी शिव भक्त बन जाते हैं, कभी खुद कहते हैं राहुल गांधी को मैंने मार दिया। उनके बयानों से कांग्रेस शर्मिंदा है, बीजेपी नहीं। वाकई राहुल गांधी पप्पू ही है। लगता है राहुल गांधी के दिमाग में बैठ गई है अखंड ठंड, इसीलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आखिर राहुल गांधी को हो क्या गया है? देखिए, राहुल गांधी पोंगा पंडित बनना चाह रहे हैं, जिनको हिंदू धर्म, हिंदुत्व का कोई ज्ञान नहीं हो, और वो हिंदुओं के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी वो हिंदुइज्म और हिंदुत्व को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, तपस्वी और पुजारियों के बीच अंतर बताना शुरू कर देते हैं, धर्म अधर्म के ऊपर ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, कौरव और पांडव अगर ये देखा जाए तो कौरव तो कांग्रेस पार्टी ही नजर आती है। भाई, आपके साथ यूपीए में कितने लोग हैं? आपको मदद किसकी किसकी पड़ती है? एक से एक घोटालेबाज, एक से एक डाकू किस्म के नेता और पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी के साथ। ये पांडव अगर खुद को बता रहे हैं राहुल गांधी, तो ये बताएं कि क्या युधिष्ठिर
ये घोटालेबाज थे। वो सवाल करते हैं ना भाई इस तरीके से कि पांडवों ने कभी जीएसटी लगाई है, नोटबंदी की। उल्टा सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या पांडवों ने, अगर तुम अपने आप को पांडव बताते हो, तो उसने क्या घोटाला किया था? क्या उसने चुनाव जीतने के लिए दंगे करवाए थे? क्या पांडवों का लक्षण यह होता है कि आप देश को तोड़ें? क्या पांडवों का यह लक्षण होता है कि रामचंद्र जी का मंदिर अगर कहीं बन रहा है तो अपने चेले चपाटियों को आप सुप्रीम कोर्ट भेज दें कि मंदिर ना बने? अगर आप पांडव हो, शिव भक्त हो, तो कहो सामने आकर के, पूरी दुनिया के सामने, कि काशी के अंदर जहां मस्जिद बनी हुई है उस जगह पे शिव लिंग जो निकला है वहां पे विशाल मंदिर बने। कहो कि मथुरा को हम आजाद कराएंगे, मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद बनी हुई है उसको वहां से हटाएंगे। बोलने की हिम्मत है? दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई योगी नहीं हो जाता। दिक्कत क्या है, ये हाई डोजेस ले रहे हैं आजकल, इसलिए ये बहकी बातें कर रहे हैं। जी, अब बात आखिरी खबर की। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने भारत के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। नेपाल की दहल सरकार ने भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को वापस लेने का वादा किया है। नेपाल से सटे इन इलाकों पर नेपाल अपना दावा पेश करता रहा है। नेपाल सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जारी एक डॉक्यूमेंट में इस बात का खुलासा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया कि भारत ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों पर अतिक्रमण किया है और नई सरकार इन इलाकों को वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी। कितना बड़ा खतरा है ये भारत के लिए? कोई खतरा नहीं है। क्या खतरा होगा ये चाइनीज दलाल से? ये प्रचंड बाबू जो हैं, नए अभी प्रधानमंत्री बने, ये जेएनयू में पढ़ाई की इन्होंने, वामपंथी हैं। इनके हाथों में हजारों नेपालियों के खून का धब्बा है। ये नक्सलाइट थे, आर्म्ड रेवोल्यूशन कर रहे थे। ये वामपंथी जहां होते हैं वो चाइना की दलाली ही करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे वो नेपाल में हो। अब प्रधानमंत्री बन गए तो क्या करेंगे वो? पिछला एक कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री था, वो जी हुजूरी करने में लगा हुआ होता था एक फीमेल चाइनीज एम्बेसडर की। संख्या थी नहीं, आपस में ये लड़ झगड़ लिए, हट गए, फिर चाइनीज इंटरवेंशन हुआ, वापस ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो भाई चाइना की दलाली करने के लिए चाइना को हम इतना परेशान कर रहे हैं, रोज पीट रहे हैं, कभी डोकलाम में तो कभी तवांग में तो कभी लेह में, हर जगह चाइनीज की हालत खराब हो गई। तो अपने दलाल को उन्होंने खड़ा किया है कि चलो जरा सा तुम भी एक जो है पासा फेंको। नेपाल के साथ हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। इन चंद कम्युनिस्टों की वजह से रिश्ते तो खराब होंगे नहीं, सरकार तो आती है और जाती है, चली जाती है। हिंदुस्तान की सरकार का शुरू से ये मानना है कि नेपाल के साथ हिंदुस्तान का बेटी और रोटी का रिश्ता है। जनता हिंदुस्तान के साथ है। ये चंद कम्युनिस्ट जो कुछ दिनों के लिए सत्ता में हैं वो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हाँ ये बात याद रखनी चाहिए, नेपाल को नमक भी हिंदुस्तान से ही जाता है। हिंदुस्तान ने अगर आंखें कस ली, नेपाल के अंदर भुखमरी फैल जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज के हमारे शो ब्लैक एंड व्हाइट में चर्चा करेंगे मोहन भागवत का मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान, जिस पर क्यों मचा है सियासी घमासान। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।